हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कि जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में अपन ने पढ़ा था कि जो धरातल से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसों का मिश्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। फिर अपन ने विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है वायुमंडल में उनका अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करते हैं मौसम। मौसम किसे कहते हैं या इंग्लिश में कहे तो वेदर। वेदर एक अरबी भाषा का शब्द है। वेदर क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। और मीटियोरोलॉजी किस भाषा का शब्द बताया था अपन ने? ग्रीक भाषा का शब्द बताया था, क्योंकि ज्यादातर जो लॉजी लोमी जो सब जिन शब्दों के पीछे लगा होता है वो सारे के सारे कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। मौसम, मौसम किसे कहते हैं? मौसम जो वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक घटनाएं, अपन कह सकते हैं वायुमंडल में होने वाली अल्पकालिक घटनाएं। या अपन ने कल पढ़ा था कि जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है कौन से मंडल में होती है? सौर मंडल में होती है। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि सौर मंडल में होने वाली अल्पकालिक घटनाएं जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं? मौसम कह सकते हैं। जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, चक्रवात का आना आदि सारी क्रियाएं किससे संबंधित होती है? मौसम से संबंधित होती है। मौसम ज्यादातर अपन कह सकते हैं 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए हो सकता है, क्योंकि मौसम एक अल्प अवधि क्या होती है? घटना होती है। और अपन जलवायु की बात करें तो जलवायु क्या होती है? दीर्घ अवधि दीर्घकालिक घटनाएं होती है। अब अपन बात करते हैं मौसम क्या है कि अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो किससे संबंधित करेंगे? अपने क्रॉप से संबंधित या अपने प्रोडक्शन से संबंधित करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की, मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान अपने लिए मौसम पूर्वानुमान क्यों आवश्यक है दोस्तों? कि मौसम पूर्वानुमान से अपन ये पता लगा सकते हैं कि अपन को इस बार कौन सी फसल बोनी है, कब अपन को कटाई करनी है और कब अपन को थ्रेसिंग अपन को बुआई करनी है। ये सारी चीजें अपन किसके द्वारा लगा सकते हैं? मौसम पूर्वानुमान के आधार पर अपने इनका निर्धारण कर सकते हैं। तो मुख्यतः अपने जो एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो मौसम का पूर्वानुमान 3 प्रकार से अपन लगा सकते हैं। पहली मैं बात करूं तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग या अपन हिंदी में लिखे तो लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों ये हमेशा 12 से 24 घंटे के लिए प्रसारित होता है। कितने घंटे के लिए? 12 से 24 घंटे के लिए प्रसारित होता है। अर्थात 12 से 24 घंटे में होने वाली जो भी मौसम संबंधी घटनाएं उनके बारे में किसके द्वारा पता लगाया जाता है? लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान के द्वारा पता लगाया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? लोकल वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा। लोकल वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रसारण किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा प्रसारण किया जाता है। अब 2010 में इंडिया के द्वारा एक पहल चलाई गई थी कि हर 25 किलोमीटर के एरिया में, हर 25 किलोमीटर के एरिया में एक ऑटोमेटिक क्या लगाया जाए? वेदर फोरकास्टिंग जो इक्विपमेंट है, यंत्र लगाया जाए जो 25 किलोमीटर के दायरे में होने वाली मौसमी घटनाओं का क्या करता रहे? प्रसारण करता रहे। भारत के द्वारा ये पहल चलाई गई थी 2010 में। फिर दूसरी बात करिए किसके द्वारा प्रसारित किया जाता है? 12 से 24 घंटे के लिए होता है। लोकल वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। या अपन कह सकते हैं स्थानीय जो मौसम विभाग है उसके द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। दूसरी अपन बात करें तो दूसरा आता है मिड रेंज फोरकास्टिंग। मिड रेंज फोरकास्टिंग या अपन कह सकते हैं मध्यम अवधि पूर्वानुमान। मध्यम अवधि पूर्वानुमान दोस्तों ये मुख्यतः अपने 3 दिन से लेकर 10 दिन के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रसारण किया जाता है। 3 दिन से लेकर 10 दिन के लिए इसका प्रसारण किया जाता है। 3 दिन से 10 दिन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका जो प्रसारण होता है किसके द्वारा होता है? मिड रेंज फोरकास्टिंग के द्वारा किया जाता है। और इसका प्रसारण कहाँ से होता है? अपने वेदर फोरकास्टिंग सेंटर, वेदर फोरकास्टिंग सेंटर जो अपने नोएडा यूपी के द्वारा
किसके द्वारा होता है? वेदर फोरकास्टिंग सेंटर नोएडा यूपी के द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है। और ये क्या होता है? एक सप्ताह में 2 बार किया जाता है। एक सप्ताह में 2 बार किया जाता है। 2 बार कब किया जाता है? एक तो मंगलवार को और दूसरा शुक्रवार को इसका प्रसारण किया जाता है। तीसरी अपन बात करें तो तीसरा कौन सा होता है अपना? लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग दोस्तों, इसका प्रसारण अपने IMD के द्वारा किया जाता है और ये अपने ज्यादातर बात करें तो 10 दिन से लेकर 1 ईयर के लिए इसका प्रसारण किया जाता है, या 10 दिन से लेकर 1 ईयर में होने वाली मौसमी घटनाओं का पता लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के द्वारा लगाया जाता है। IMD के द्वारा लगाया जाता है, जो कहाँ पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। IMD का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 1875 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कोलकाता के बाद में इसका ट्रांसफर शिमला में किया गया था। शिमला के बाद ये पुणे महाराष्ट्र में, वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में है। और आने वाले दिनों में इसका जो स्थानांतरण अपने जो दिल्ली में मौसम भवन है वहां पे किया जाएगा। तो अभी तो वर्तमान में तो ये कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कहाँ पे होगी? मौसम भवन जो अपने दिल्ली में बना है उसमें इसका स्थानांतरण हो जाएगा। हालांकि कुछ काम अभी भी दिल्ली में इसके हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पूर्णतः ये कहाँ पे स्थापित है? अपने पुणे महाराष्ट्र में स्थापित है। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग IMD पुणे महाराष्ट्र के द्वारा प्रसारित किया जाता है और 10 दिन से लेकर 1 साल तक जो मौसमी घटनाएं होने वाली होती है उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब बात करते हैं अपन शुरुआत से एक बार फिर से शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग 12 से 24 घंटे में होने वाली मौसमी घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। ये लोकल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रसारण किया जाता है। अब ये अपनी फसल उत्पादन की दृष्टि से अपने लिए कैसे लाभदायक है? दोस्तों, अगर मान लो कि आज शाम को क्या होने वाली है? बारिश होने वाली है और आप क्या करने वाले हो? दोपहर में बिजाई करने वाले हो या अपन बुआई करने वाले हैं, तो अपन को पता चल गया कि शाम के समय क्या होने वाली? भारी बारिश होने वाली है। तो आप अगर इस अनुमान के द्वारा आपको पता लग गया कि शाम के समय क्या होने वाली है? भारी बारिश होने वाली है, तो आप क्या नहीं करोगे? बुआई नहीं करोगे। जैसे आप कर रहे हो कि आप दिन में लेबर लगा के खरपतवार निकाल रहे हो, खेत से क्या कर रहे हो? खरपतवार निकाल रहे हो, लेकिन अचानक से क्या है कि आपको पता चला, इस लोकल वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा आपको पता चला कि शाम के समय भारी बारिश होने वाली है, तो आप क्या नहीं करोगे? खरपतवार निकालोगे। तो वो खरपतवार पुनः क्या कर लेंगे? अपना अंकुरण कर लेंगे या पुनः अपन क्या कर लेंगे? वृद्धि करने लग जाएंगे। तो ये सारी जो भी अपन कह सकते हैं कि इंटरकल्चर जो क्रियाएं होती है, इंटरक्रॉपिंग के अंदर अंतरा सस्य जो क्रियाएं होती है, वो किसके आधार पर की जाती है? शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग के आधार पर की जाती है। दूसरी अपन बात करें कि मिड रेंज फोरकास्टिंग अपने लिए किस प्रकार से लाभदायक है। मिड रेंज फोरकास्टिंग अपने लिए इस प्रकार से लाभदायक है दोस्तों, जैसे कि आप फसल की कटाई 5 दिन बाद करने वाले हो, आपको पता लगा कि आने वाले 4 से 5 दिनों के बाद भारी बारिश होने वाली है, तेज हवा चलने वाली है। अगर आप उस समय इसका आपको पता नहीं है और आप कटाई नहीं कर रहे हो, तो आपकी फसल क्या होगी? या तो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी, या आपकी फसल में अगर तेज हवा आ रही है तो फसल क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो मिड रेंज फोरकास्टिंग आप ध्यान में रखते हुए अगर आपको इस बात का पता चलता है कि आने वाले 3 से 4 दिन में क्या होने वाली है? भारी बारिश होने वाली है या तेज हवाएं चलने वाली है, तो आप क्या करोगे? जल्दी से लेबर लगा के फसल की कटाई कर लोगे, थ्रेसिंग कर लोगे। ये सारी क्रिया आप किसके आधार पे करोगे? मध्यम अवधि पूर्वानुमान के आधार पे या मिड रेंज फोरकास्टिंग के आधार पे करोगे। ये अपने कितने दिन के लिए होता है? 3 से 10 दिन के लिए इसका प्रसारण होता है। कब कब होता है? एक तो मंगलवार को होता है और एक शुक्रवार को होता है। ओके, फिर बात करें अपन लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग या अपन कह सकते हैं दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। क्या कह सकते हैं? दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। ये दोस्तों कितने दिन के लिए लगाया जाता है? 10 दिन से लेकर 1 साल के अंदर मौसमी घटनाओं का पता इसमें लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन को पता चला कि मौसम विभाग से अपन को जानकारी मिली कि आने वाले समय में भारी बारिश होगी, तो अपन क्या करेंगे? फसल का निर्धारण, अगर बात करें कि फसल निर्धारण किस अवधि के आधार पे किया जाता है, तो कौन सी अवधि के आधार पे किया जाता है? दीर्घ अवधि पूर्वानुमान के आधार पे अपन क्या करते हैं? फसल का निर्धारण करते हैं। जैसे आपको बताया कि आने वाले दिनों में क्या होगी? भारी बारिश होने वाली है, तो आप कौन सी फसल लगा लोगे? या तो गन्ना लगा लोगे या चावल लगा लोगे। आपको पता है कि थोड़ी कम बारिश होने वाली है, तो आप जैसे कपास लगा लोगे, मूंगफली लगा लोगे। आपको पता है कि इस बार आने वाले समय में क्या होगी? बारिश बहुत ही कम होने वाली है, तो जिन फसलों की जलमांग कम होगी वो फसलें आप बुआई के लिए काम में ले लोगे। जैसे अपन बात करें ज्वार की, बात करें बाजरे की, बात करें, तो ऐसी फसलें अपन क्या ले लेंगे? इसमें काम में ले लेंगे। तो दोस्तों ये तो हुआ कि आपने मौसम
पूर्वानुमान, जो अपने लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। इसके द्वारा तो अपन फसल का निर्धारण कर सकते हैं, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करें या थ्रेसिंग की बात करें तो इसके आधार पर कर सकते हैं, या फिर अपन इसके द्वारा जो लघु अवधि पूर्वानुमान है इसके द्वारा अपन क्या जो सोविंग की क्रिया होती है और अपन कह सकते हैं जैसे खरपतवार निकालने की क्रिया होती है, इसका अनुमान किसके द्वारा करेंगे अपन, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान के आधार पे ये क्रियाएं करते हैं। इस प्रकार ये अपने लिए क्या होता है, कृषि में लाभदायक होता है। ये तो हुआ अपना मौसम पूर्वानुमान। अब अपन बात करते हैं मौसम क्या है, मौसम के कौन कौन से अवयव है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपन मौसम के अवयव। आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं अपन मौसम के अवयव। मौसम के दोस्तों विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जिनमें से सारे अवयव अपना प्रभाव अलग अलग दिखाते हैं। पहले अपन बात करेंगे मौसम का जो मुख्य अवयव होता है उसकी बात करते हैं और वो किस प्रकार से अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मौसम के अवयव अपन एक एक की बात करते हुए चलेंगे, सारे एक साथ अपन पढ़ेंगे तो अपने समझ में नहीं आएगा। अपन सबसे पहले बात करते हैं मौसम के अवयव में सबसे जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो अवयव होता है वो कौन सा होता है, प्रकाश। प्रकाश के बाद जैसे तापमान हो गया, वर्षण हो गया, प्रेसिपिटेशन, जिनकी बात अपन आगे करेंगे। अभी बात करते हैं अपन किसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट मौसम का अवयव होता है उसकी बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं होती है और कैसे कैसे ये इंपॉर्टेंट अपने लिए होता है। सबसे पहली तो क्रियाओं की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है, संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो गया। दूसरी मैं बात करूं तो प्रकाश दीप्तिकालिता, प्रकाश दीप्तिकालिता। तीसरी मैं बात करूं प्रकाश तरंगदैर्घ्य, चौथी में बात करूं फोटोट्रोपिज्म, या इसे पर कह सकते हैं फोटोट्रोपिज्म को अपन हिंदी में कह सकते हैं प्रकाश संवेदी। चौथी में बात करूं फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव। ये सारी क्रियाएं किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। प्रकाश एक क्या है, महत्वपूर्ण अवयव होता है किसका, मौसम का। अब बात करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश दीप्तिकालिता की क्रिया होती है, प्रकाश तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश संवेदी अर्थात कुछ पौधे जो होते हैं प्रकाश के संवेदनशील होते हैं। तीसरी बात आती है फोटोसेंसिटिव। अपन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया, और ये हमेशा जो अपने नेचुरल लाइट होती है, जो सूर्य के द्वारा अपन को प्रकाश मिलता है उसी में संभव है। इसके अतिरिक्त ये अपन अगर आर्टिफिशियल प्रकाश के द्वारा ये क्रिया करना चाहे तो कभी भी संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होता है दोस्तों, जो अपना CO2 और जो जल है, पौधे क्या करते हैं CO2 और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल में या पर्णहरित में क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, C6H12 है, O6 प्लस में अपनी जो जीवनदायिनी गैस है O2 उसका क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। CO2 और H2O का यूज करके क्लोरोफिल में क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण या भोजन का निर्माण करेंगे। साथ में क्या करेंगे, O2 का निष्कासन करते हैं। अपन बात करें तो महत्वपूर्ण जो उपापचय क्रियाएं होती है, जीवों में होने वाली महत्वपूर्ण जो सबसे उपापचय क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण ही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको क्रिया पूछी जाए कि जीवों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण उपापचय क्रिया कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है। क्योंकि सभी का भोजन किस पे डिपेंड करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि जब तक पौधों में या पादपों में भोजन का निर्माण नहीं होगा तो अपने लिए भी भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल में क्या होती है, पर्णहरित में अपन कह सकते हैं कि भोजन का निर्माण होता है या ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जो पौधों का भोजन होता है। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी प्रकाश दीप्तिकालिता, फोटोप्रेडिज्म।
प्रकाश दीप्तिकालिता हो गई फोटोप्रेडिज्म। और दीप्तिकालिता का मतलब हो गया कि अवधि, काल का मतलब क्या होता है, अवधि होती है। तो अवधि से अपन यहाँ पे बात करें, पहला तो हो गया अपना प्रकाश संश्लेषण, दूसरी बात करते हैं प्रकाश दीप्तिकालिता। तो प्रकाश दीप्तिकालिता में क्या होता है कि दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पुष्पन के लिए 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, और कुछ अपनी तरह बेशरम होते हैं जिन पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से पौधे होते हैं जिनको 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, इससे कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 और इधर लिख देता हूँ इससे ज्यादा और इससे कम। दोस्तों वे पौधे जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होगी उन्हें अपन क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। दूसरी बात करें, वे पौधे जिनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, एलडीपी कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें एसटीपी। ये दोस्तों किसके आधार पे आपको पता है, पुष्पन की क्रिया के आधार पे पौधों को पुष्पन के समय कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इतने घंटे इनको प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। तो मुख्यतः ये जो प्रकाश अवधि जो फोटोप्रेडिज्म है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है, पौधों में पुष्पन के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वे पौधे जिनमें 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एसडीपी कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट अर्थात लघु दिवस प्रभावी पौधे कहते हैं, जिनको 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरी मैं बात करूं एलडीपी, वे पौधे जिनको 12 घंटे या 13 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट, या अपन कह सकते हैं दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे। अब दोस्तों दो तो हो गए अपने एलडीपी और एसडीपी। फिर एक बात करते हैं, एक और आता है, कुछ वर्गीकरण में बताया गया है कि 13 घंटे से अधिक प्रकाश वाले पौधों को कौन से पादप कहते हैं, एलडीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक 12 से 13 घंटे के मध्य या 13 घंटा जिस पादप को प्रकाश की आवश्यकता होती है, पुष्पन के समय प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एमडीपी। क्या कहते हैं, एमडीपी, मिड डे प्लांट कहते हैं, जिसको कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और चौथे आते हैं अपने कौन से, डीएनपी, डे नेचुरल प्लांट, जो अपनी तरह बेशरम होते हैं जिन पे प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डे नेचुरल प्लांट वो होते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे जिन्हें कहा जाता है डे नेचुरल प्लांट होते हैं। जैसे अपन बात करें एसडीपी प्लांट कौन कौन से होते हैं, एलडीपी प्लांट कौन कौन से होते हैं और डीएनपी प्लांट कौन से होते हैं। इन पे क्या होता है कि पुष्पन के समय इनको इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रकाश की अवधि इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों जो प्रकाश दीप्तिकालिता की क्रिया है ये आर्टिफिशियल प्रकाश में भी की जा सकती है। पर आर्टिफिशियल प्रकाश कब आवश्यक होता है, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, शाम के समय 6 बजे अपने सूर्यास्त हो रहा है, तो 5:45 बजे अपन क्या कर सकते हैं, हेलोजन जो प्रकाश के समान अपन को दिखाई देती है, अर्थात उसका प्रकाश कैसा होना चाहिए, सूर्य के समान होना चाहिए। तो अपन 8 बजे तक क्या कर सकते हैं, हेलोजन जला के कृत्रिम रूप से पौधों को प्रकाश देकर क्या कर सकते हैं, उसकी प्रकाश अवधि की भरपाई कर सकते हैं। जो एलडीपी प्लांट है उसको क्या दे सकते हैं अपन, आर्टिफिशियल प्रकाश देकर उसमें पुष्पन की क्रिया करवा सकते हैं। ज्यादातर ये अपने जो पॉली हाउस वगैरह है उनमें ये क्रियाएं की जाती है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो हमेशा नेचुरल लाइट में ही होती है, कभी भी आर्टिफिशियल लाइट में ये संभव नहीं होती। लेकिन दीप्तिक प्रकाश जो दीप्तिकालिता है ये आर्टिफिशियल लाइट में भी संभव होती है। ओके, इसके बाद बात करते हैं अपन एसटीपी। एसटीपी क्या होते हैं, अब आप अनुमान लगाइए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, जैसे खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों की अपन बुआई कब करते हैं, जून जुलाई के मध्य करते हैं। जैसे जून जुलाई में अपन इसकी क्या करेंगे, बुआई करेंगे तो इनमें पुष्पन की क्रिया 3 से 4 माह बाद होगी, अर्थात सितंबर अक्टूबर के मध्य इनमें क्या होती है, पुष्पन की क्रिया होती है। और सितंबर अक्टूबर के मध्य क्या होता है, प्रकाश की अवधि, अर्थात दिन छोटे होने लग जाते हैं, दिन छोटे होने लग जाते हैं मतलब प्रकाश की अवधि क्या होने लग गई, छोटी होने लग गई। जितनी भी अपनी खरीफ क्रॉप है, जितनी भी अपनी खरीफ क्रॉप्स होती है वो क्या होती है, सारी की सारी एसडीपी प्लांट होती है, शॉर्ट डे प्लांट होती है। अब अपन बात करें एलडीपी, एलडीपी में क्या होता है दोस्तों, जैसे अपन नवंबर दिसंबर में क्या करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं, या अक्टूबर नवंबर में अपन क्या करते हैं, गेहूं वगैरह की रबी की फसलों की बुआई करते हैं। रबी की फसलों की बुआई करते हैं तो उनको प्रकाश की जो पुष्पन की क्रिया होगी उनमें कब होगी, फरवरी मार्च में होगी। और फरवरी मार्च के समय क्या होता है, वापस दिन क्या होने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं। उनमें पुष्पन की क्रिया कब होती है, फरवरी मार्च में होती है, उस समय दिन बड़े होने लग जाते हैं, अर्थात उनको क्या होती है, लंबी अवधि तक क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जितनी भी अपनी रबी क्रॉप्स
जितनी भी अपनी रबी क्रॉप्स सारी की सारी किस्में आती है एलडीपी प्लांट में आती है, या लॉन्ग डे प्लांट उनको अपन कह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो पुष्पन की क्रिया है वो फरवरी मार्च में होती है, और फरवरी मार्च के समय सूर्य की जो अपने दिन की अवधि वो क्या होती है, काफी बड़ी होती है। ओके दोस्तों, इसके बाद अपन बात करते हैं एमडीपी। अगर आपको इसका उदाहरण पूछा जाए तो इसका ओनली फॉर एक ही उदाहरण होता है, क्या होता है, गन्ना। आपको पूछा जाए कि गन्ना कौन सा प्लांट है, एलडीपी, एसडीपी, डीएनपी या फिर अब आपको पूछा जाए एमडीपी, तो उस स्थिति में तो आपको इसको क्या करना है, एमडीपी करना है। लेकिन अगर आपको एमडीपी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में गन्ने के लिए क्या आएगा, एसडीपी आएगा, शॉर्ट डे प्लांटिंग आएगा। फिर अपन बात करते हैं इसकी डीएनपी। अपने सोलेनेसी कुल की जो भी फसलें हैं, टमाटर, मिर्च हो गई, बैंगन हो गई, सारे के सारे क्या होते हैं, इसके साथ साथ सूरजमुखी हो गया, मटर हो गया, अपने उड़द होती है, मूंग होते हैं, सारे के सारे किस्में आते हैं डीएनपी प्लांट होते हैं। अगर इनपे मौसम के किसी दूसरे अवयव का कोई प्रभाव ना हो तो इनको किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। ओके, जैसे अपने सारे भी कुकर बिट्स हो गए, जायद की जो भी फसलें हैं उनको भी अपन किस में रख सकते हैं, डीएनपी में रख सकते हैं, डे नेचुरल प्लांट में रख सकते हैं। ओके, साथ साथ लिखा मैंने टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, सूरजमुखी हो गया, और इसके साथ साथ मटर हो गया, मटर के साथ साथ अपन लिख सकते हैं उड़द हो गया, मूंग हो गए, चौला हो गए। ये सारे के सारे प्लांट क्या है, डीएनपी प्लांट है। क्या है, सारे के सारे डीएनपी प्लांट है दोस्तों। जैसे इसमें अपन बात करें मटर वैसे क्या है, डीएनपी प्लांट है, लेकिन इसका क्या किया जाता है, इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाया जाता है। प्रकाश का तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, प्रकाश की अवधि का तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे कौन से अवयव का प्रभाव पड़ रहा है, तापमान का यहाँ पे क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए, इसलिए इसकी बुआई कब की जाती है, शीत ऋतु में की जाती है। लेकिन अगर इसको टेम्परेचर पे इसका कोई प्रभाव ना होता तो इसको किसी भी ऋतु में अपन उगा सकते हैं। तो डीएनपी हो गई, ये एसडीपी हो गई, ये एलडीपी हो गई, और ये एमडीपी हो गया। एमडीपी का आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, अगर आपको पूछा जाएगा तो इसका उदाहरण गन्ना होगा, अगर आपको एमडीपी ने पूछा जाएगा तो गन्ने को किसमें पूछा जाएगा, एसडीपी में पूछा जाएगा। ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे डे नेचुरल प्लांट, टमाटर, मिर्च, बैंगन, सूरजमुखी, मटर, उड़द, मूंग, चौला। इसके साथ साथ अपनी कुकर बिट्स की जितनी भी फसलें होती है लगभग सारी किस्में आती है, डे नेचुरल प्लांट में आती है। अब खरीफ की बात करें तो खरीफ का आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट, अगर आप खरीफ और रबी में भी क्या होते हैं, कई स्टूडेंट जो 12th पास करके आते हैं जेब की तैयारी करने के लिए, वो क्या होते हैं, खरीफ और रबी में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों एक शब्द आप पढ़ लेना, खरीफ में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं। तो अपने 3 वर्ड वाली फसल देखो, बाजरा। बाजरा अगर आप पकड़ लोगे तो बाजरे से संबंधित जितनी भी बाजरे के समय में जो भी फसलें उगाई जाती है आपको पता चल जाएगा कि खरीफ में क्या उगाया जाता है, अपने बाजरा उगाया जाता है। रबी में 2 वर्ड आते हैं, तो 2 वर्ड की अपनी फसल कौन सी होगी, गेहूं। ओके, तो गेहूं के साथ साथ जैसे अपने सरसों हो गई, चना हो गई, ये सारे के सारे कौन से प्लांट होते हैं, एलडीपी होते हैं। इधर पर अपने हो गए बाजरा हो गया, मूंगफली वगैरह हो गई, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, एसडीपी प्लांट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखने पर तो आपको यूँ लगता है कि एलडीपी क्या होनी चाहिए, बाजरा वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि ये गर्मी की फसल है। क्या है, गर्मी की फसल है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, पुष्पन के समय इन पे जो प्रकाश दीप्तिकालिता का प्रभाव पड़ता है, कब पड़ता है, पुष्पन के समय पड़ता है। तो पुष्पन से संबंधित अपने प्रकाश दीप्तिकालिता को अगर अपन पढ़े तो यहाँ पे दोनों चीजें अपन को क्या देखने को मिलेगी, अपोजिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इनके लिए एलडीपी हो गया, एसडीपी हो गया, ये आपके लिए एमडीपी, और ये हो गया डीएनपी। डीएनपी के उदाहरण आप एक बार फिर से देख लेना, टमाटर, मिर्च, बैंगन, सूरजमुखी, मटर, उड़द और चौला। इसके साथ साथ अपने कुकर बिट्स की जितनी भी फसलें होती है। तो ये तो हो गई आपकी क्या, प्रकाश दीप्तिकालिता। प्रकाश दीप्तिकालिता के बाद बात करते हैं अपन प्रकाश तरंग धैर्य। प्रकाश तरंग धैर्य क्या होता है, तरंग धैर्य क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की किरणें आती है, यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्रकाश तरंग धैर्य। सूर्य से जो अपनी किरणें आती है उनमें कितने प्रकार का तरंग धैर्य होते हैं, 7 प्रकार के अपन के पास किरणें आती हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7 प्रकार की कौन कौन सी आती है, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ,
आ विबजोन। ये अपने पास 7 प्रकार की तरंगें आती हैं। यहाँ पे हम जी को क्या करते हैं, उदासीन मान लेते हैं। जी को क्या मान लेते हैं, उदासीन मान लेते हैं। इधर अपने रेड हो गया, इधर क्या हो गया, वॉयलेट हो गया। तरंग दैर्घ्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार आप ध्यान से वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तरंग दैर्घ्य जी को अपन ने क्या माना, उदासीन माना। अब अपन जी से जब रेड की ओर बढ़ेंगे तो पौधों के लिए क्या बढ़ेगी, लाभदायक बढ़ेगी। पौधों के लिए जो लाभदायक प्रभाव है वो बढ़ेंगे, क्योंकि ये किरणें क्या होती है, पौधों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती है। सबसे ज्यादा जो पौधों के लिए जो रेड कलर की किरणें होती है, कौन सी, लाल रंग की जो किरणें होती है सर्वाधिक लाभदायक होती है। पौधे के लिए लाल रंग की जो किरणें होती है सर्वाधिक लाभदायक होती है। और ये दोस्तों किरणें अपन को कब देखने को मिलती है, अपन सुबह जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो अपन कह सकते हैं सूर्य में जो लालिमा छाई हुई रहती है, उस समय जो लाल रंग की किरणें होती है वो पौधों के लिए या पादपों के लिए अपन कह सकते हैं काफी ज्यादा लाभदायक होती है। ग्रीन को अपन क्या मान लेते हैं, उदासीन। इधर अपन आएंगे व्हाइट, अपना जो सबसे पहले तो अपन कलर देखते हैं। पहला कलर आता है वॉयलेट, दूसरा आता है इंडिगो, तीसरा आता है ब्लू, चौथा आता है ग्रीन, पांचवा आता है येलो और छठवां आता है अपने कौन सा, ऑरेंज, और सातवां कौन सा आता है अपने रेड कलर। सबसे लाभदायक अपन ने कौन सा होता है, लाल रंग, और सबसे हानिकारक कौन सा होता है, वॉयलेट। ग्रीन को अपन ने क्या माना, उदासीन माना। ग्रीन से अपन अगर रेड की ओर चलेंगे तो फसल के लिए लाभदायक प्रभाव होंगे, और अगर अपन ग्रीन से वॉयलेट की ओर चलेंगे तो फसल के लिए क्या होंगे, हानिकारक प्रभाव होंगे। अगर ये तरंग दैर्घ्य वाली किरणें अपन को प्राप्त होती है, फसलों को प्राप्त होती है, तो अपने लिए क्या होती है, काफी ज्यादा हानिकारक होती है। लेकिन ये किरणें अगर पौधों को या पादपों को ज्यादा प्राप्त होती है तो क्या होती है, लाभदायक होती है। अब क्या है, इधर अपन ग्रीन को क्या मान लेते हैं, ग्रीन कलर की जो अपने किरणें होती है, तरंग दैर्घ्य होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, ना तो लाभदायक होती, ना अपने लिए क्या होती है, हानिकारक होती। लाल रंग की किरणों से अगर अपन कंद वाली फसलों को उपचारित करते हैं तो उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है, जिससे अपन को क्या होगा, उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होगा। अगर और इसके साथ साथ अगर अपन बीजों को लाल रंग की किरणों के द्वारा उपचारित करते हैं तो उनमें अंकुरण प्रतिशतता होती है वो बढ़ जाती है। और अपन उपचारित किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सुबह के समय या शाम के समय अपन चद्दर के ऊपर क्या रख देंगे, बीजों को रख देंगे, जो क्या कर लेंगे, लाल रंग की किरणों का अवशोषण कर लेंगे। और किस समय करेंगे, सुबह के समय और शाम के समय क्या करेंगे, लाल रंग की किरणों का अवशोषण करेंगे। ये हो गया अपने कलर। ये क्या होती है, वॉयलेट रंग की जो किरणें होती है सबसे हानिकारक किरणें होती है, जिनको रोकने का कार्य अपन ने बताया था कौन करती है, जो ओजोन परत अपने समताप मंडल में पाई जाती है, वो क्या कर देती है, इनको पुनः परावर्तित कर देती है। अगर ये सूर्य की जो वॉयलेट कलर की या प्राबैंगनी जो किरणें हैं वो अगर सीधे रूप में पृथ्वी पे पहुंच जाए तो पादपों में बनने वाला जो क्लोरोफिल होगा वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। पूर्णतः नष्ट होने से क्या होगा, अपने भोजन का निर्माण नहीं होगा, भोजन का निर्माण नहीं होगा तो सृष्टि का क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा, सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा पादपों में तो भोजन नहीं बनेगा। साथ साथ ये क्या करेगा, जितने भी अपनी मानव जाति है, पशु जाति है, उनमें क्या होता है, इससे जो अपने त्वचा संबंधी कैंसर रोग होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, प्राबैंगनी किरणों के द्वारा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ अपना क्या, प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अब अपन बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म, प्रकाश चलन गति। प्रकाश संवेदी नहीं दोस्तों, यहाँ पे आएगा प्रकाश चलन गति। प्रकाश चलन गति, प्रकाश चलन गति के बाद अपने लिखा फोटोसेंसिटिव, प्रकाश संवेदी। प्रकाश चलन गति क्या होती है, अपन का जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे अपना सूर्य घूमता है, सूर्य के साथ साथ क्या उसका पुष्प भी क्या होता रहता है, घूमता रहता है, तो वो क्रिया किसके द्वारा होती है, प्रकाश चलन गति के द्वारा होती है। तो फोटोट्रोपिज्म की क्रिया भी किनमें पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। यहाँ पे हम उदाहरण लिख सकते हैं क्या, सूरजमुखी। फिर बात आती है फोटोसेंसिटिव। कुछ पादप या अपन कह सकते हैं जो फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे फोटोसेंसिटिव की क्रिया पाई जाती है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको शीत ऋतु का जो प्रकाश होता है वो उनको अच्छा लगता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ग्रीष्म ऋतु के जो प्रकाश होता है उसमें अपनी वृद्धि क्या करते हैं, काफी ज्यादा अच्छी करते हैं। तो ये आज अपने हुए क्या, प्रकाश से संबंधित जितने भी क्रियाएं होनी थी वो हो गए। मौसम का पहला अवयव अपना कंप्लीट हो गया, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश वित्तिकालिता होती है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य होती है, फोटोट्रोपिज्म होती है और फोटोसेंसिटिव होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि पौधों की पादपों की वृद्धि के लिए या जो पादपों की वृद्धि के लिए अगर सबसे अच्छा देखा जाए जो महत्वपूर्ण अवयव होता है वो क्या होता है, पादपों की वृद्धि के लिए तो कौन सा हो गया, प्रकाश हो गया।
पादपों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपन बात करें तो क्या होता है, प्रकाश जरूरी होता है। दूसरी अपन बात करें बीजों के अंकुरण के लिए, दोस्तों यहाँ पे देख लेना, तापमान में अगर आगे अपन और पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार आप देख लेना बीजों के अंकुरण के लिए क्या होता है, तापमान जो अवयव होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो चीजों का आप ध्यान रखना, पादपों की वृद्धि के लिए तो प्रकाश अवयव काफी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है, बीजों के अंकुरण के लिए जो तापमान होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव होता है, कंपोनेंट्स होता है। अब अपन बात करें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, जो अपने प्राकृतिक प्रकाश होता है, प्राकृतिक प्रकाश का ही उपयोग किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल प्रकाश का अपन यूज नहीं कर सकते, लेकिन फोटोट्रोपिज में अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। ये अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अपन अपने एलडीपी की अपने क्या पास है, एलडीपी फसल है या जो लॉन्ग दीर्घ दिवस अवधि प्रभावी पौधे हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, एसटीपी जो अवधि वाले पादपों के साथ लगा रहे हैं, तो उस समय अपन क्या करेंगे 6 बजे के समथिंग अगर अपने क्या हो रहा है, सूर्य क्या हो रहा है, छिप रहा है, अर्थात दिन की अवधि पूरी हो रही है, तो उस समय पर क्या करेंगे, हेलोजन वगैरह जला के इनको प्रकाश की अवधि इनकी बढ़ा देंगे, तो उनमें आसानी से पुष्पन की क्रिया हो जाएगी। ये अपन बेमौसमी फसलें जब उगाते हैं तो ये क्रिया करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है क्या, प्रकाश। दूसरा अपन कल बात करेंगे किसकी, और जो मौसम का दूसरा अवयव है कौन सा, तापमान। तापमान अपन कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अपनी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा या समझ में आया होगा। अगली नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मौसम का जो दूसरा अवयव है कौन सा, तापमान। थैंक यू दोस्तों।